जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जिस तरह से आप सभी अपने तैयारी को मजबूती प्रदान कर रहे होंगे, आप लोग जस्ट इसी तरह आप लोग लगातार जो है कि बनकर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बार बार बताते हैं कि अभी एग्जाम डेट नहीं आया है। जैसे ही आपका एग्जाम इलेक्शन खत्म होगा, तुरंत ही जो है कि आप लोग का एग्जाम का डेट आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे सभी प्रकार के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन एग्जाम डेट आ जाएगा उस दिन से आप सोचिएगा कि हम तैयारी करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी एग्जाम डेट आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एग्जाम आप देने चल जाइएगा। तो इसीलिए अभी आपके पास समय है, एकदम पूरा काफी मात्रा में आप लोग आराम से अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज के अपने सेशन को हम शुरुआत करते हैं साइंस और करंट अफेयर्स को, दोनों एक ही वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स को शुरुआत करते हैं। तो करंट अफेयर्स में आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित किया गया। तो भारत के अंदर में पहला राज्य बना है तेलंगाना। कौन बना है? तेलंगाना। आप लोग को जुगाड़ देते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री, गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री आप लोग को पता है, मोबाइल में जो जाते होंगे लगाने के लिए ऊपर में ग्लास बोलते होंगे, कवर नहीं ग्लास, ऊपर में ग्लास कि बोलते होंगे कि हमको गोरिल्ला वाला लगवाइए, यानी कि थोड़ा मजबूत वाला लगाइए। तो याद रखिएगा कि तो जब लगने लगते हैं तो वो ऊपर पे हल्का सा उस पे कुछ जो है ना केमिकल डाल के उसको साफ करते हैं, यानी एक प्रकार का तेल डाल के, क्या डाल के, यानी तेल को डाल के जो है कि वो मोबाइल को साफ करते हैं। उसके बाद उस पर जो है कि गोरिल्ला ग्लास लगाते हैं। तो तेल डाल दिया यानी तेलंगाना मारेंगे, क्या मारेंगे? तेलंगाना। यानी गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री जो कि लागू करने वाला या वहां पर फैक्ट्री स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। कौन बना? तेलंगाना। और तेलंगाना के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी बने हैं, याद रखिएगा। वहीं आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में तेलंगाना के अंदर में पहला मंदिर बना है, जो पहला 3D मंदिर बना है। पहला 3D मंदिर तेलंगाना में बना है। और पहला 3D अगर पूछेगा डाकघर कौन सा बना है, तो पहला 3D डाकघर जो बना है वह बम्बई या बेंगलोर बना है। कौन बना है? बेंगलोर बना है। और भारत के अंदर में पहला 3D शहर जो बना है वह अहमदाबाद बना है। कौन बना है? अहमदाबाद बना है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश जारी किया है। यानी कि मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो लोकल भाषा है इसी के आधार पे एक डिक्शनरी लागू किया है या एक शब्दकोश लागू किया है। तो किस राज्य ने? यूपी ने। किस राज्य ने? यूपी ने, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भारत का आधार आधारित पहला जन्म पंजीकरण लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। कौन बना है? नागालैंड बना है। और आप लोग को पता है नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है। कौन जनजाति? नागा जनजाति और चोंग जनजाति दोनों नागालैंड में पाई जाती है। और नागालैंड राज्य का स्थापना 13वां संविधान संशोधन 1963 के तहत किया गया है। और नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। क्या राज्य बना था? 16वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि स्कूलों में अपने साथियों में पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए राज्य सरकार ने कौन सा जो है कि मिशन लॉन्च किया? तो मिशन दक्ष। कौन सा? आप लोग को पता है भारत में सबसे अधिक जो पढ़ाई में जो सबसे कम रेट है वो बिहार का है। पढ़ने में सबसे कम जो है वो बिहार का है। वहीं सबसे अधिक जो पढ़ने में राज्य वो केरल है। कौन है? केरल है। यानी इन्हें समझिएगा कि पढ़ाई में जो है कि अव्वल है बिहार, पढ़ाई में भले अव्वल है, लेकिन हाई क्वालिटी का जो शिक्षा है यानी IIT नीट और JEE वगैरह का जो तैयारी होता है वो टेक्नोलॉजी वाला पढ़ाई हो गया, वो उसमें बिहार पीछे है। लेकिन अगर आप UPSC का, IAS का, अगर आप अनेक सरकारी एग्जाम का अगर आप देखिएगा तो उसमें बिहार टॉप पे है। लेकिन अगर देखिएगा टेक्नोलॉजी वाला पढ़ाई यानी बड़ा पढ़ाई में जो है बिहार बहुत पीछे है। तो याद रखिएगा बिहार सरकार ने मिशन दक्ष को लॉन्च किया है, जो कि आपका जो कमजोर वर्ग के जो है कि आपका जो स्टूडेंट है उसको डेवलप करने के लिए मिशन दक्ष क्या है? मिशन दक्ष किया है, याद रखिएगा, मिशन दक्ष किया है।
अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बने हैं नरेंद्र मोदी। कौन बने हैं? तो तेजस में उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं भारत के अंदर में 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू भी काम कर रही है। वहीं पर भारत के 14वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ बने हैं और जगदीप धनखड़ जो है कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन जगदीप धनखड़ का ओरिजिनल घर राजस्थान है। कहां है? राजस्थान है। लेकिन आप लोग को बता दें कि वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वह राष्ट्रपति बनने से पहले जो है कि आपका झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम कर रही थी। लेकिन उसका ओरिजिनल घर उड़ीसा है। कहां है? उड़ीसा के मयूरभंज जिला के बैदापोसी गांव और इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। 20 जून 1958 को हुआ था और 1958 में डीआरडीओ का भी स्थापना हुआ है। 1958 में डीआरडीओ का भी स्थापना हुआ है। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ है। 1969 में यानी 1969 को स्थापना हुआ है इसरो का। और इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह कौन है? तो याद रखिएगा, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ है इसरो के अध्यक्छ। और केवी कामत जो है वह डीआरडीओ का है। केवी कामत करके मारिएगा, डीआरडीओ का, याद रखिएगा डीआरडीओ। और नासा का स्थापना भी 1958 में हुआ है। नासा का स्थापना भी कब हुआ है? 1958 में। और नासा जो है वह अमेरिका का संस्था है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस तिथि को मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो याद रखिएगा, मांस रहित का मतलब होता है उस दिन पूरे राज्य में मांस का कुछ भी जो है कि प्रयोग नहीं किया जाएगा। मांस वहां के आदमी का प्रयोग नहीं करेगा। तो याद रखिएगा 25 नवंबर को। कब याद रखिएगा? 25 नवंबर को मांसाहार निषेध दिवस उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। कब शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को मांसाहार निषेध यानी उस दिन किसी भी प्रकार का मांस का प्रयोग उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाएगा, यानी वर्जित किया गया है। और उत्तर प्रदेश दिवस या उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्र दिवस मनाते हैं वह 24 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? याद रखिएगा, जैसे हम लोग बिहार से संबंध रखते हैं तो बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाते हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना किया गया था। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय जो खोला गया किस शहर में? तो याद रखिएगा कि एक शहर है ह्यूस्टन नामक शहर में गांधी संग्रहालय खोला गया है। गांधी संग्रहालय ह्यूस्टन नामक शहर में खोला गया है। वहीं भारत के अंदर में पहला खाद्य संग्रहालय जो खोला गया है तमिलनाडु के तंजावुर में। तमिलनाडु के तंजौर शहर, जिसका नाम तंजावुर भी कहते हैं या तंजौर कहते हैं, जो कि चोल वंश की राजधानी थी। चोल वंश की राजधानी जो थी वह तंजौर थी और चोल वंश के संस्थापक विद्यालय थे। और वहां पर ही याद रखिएगा कि पहला खाद्य संग्रहालय नरेंद्र मोदी के द्वारा खोला गया है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और संग्रहालय दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, संग्रहालय दिवस हम लोग जो प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 18 मार्च को। आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, 18 मार्च को संग्रहालय दिवस। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि नवंबर 2022 और 23 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 55वां सदस्य देश कौन बना? तो चिली बना। कौन बना? चिली। आप लोग को बताते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत देश के अंतर्गत एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्था, भारत देश के अंतर्गत एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका ही मुख्यालय सिर्फ भारत में है। जैसे आप लोग नाटो देखते होंगे, नाटो एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संस्था है। जैसे आप विश्व बैंक देखते होंगे, वे अंतरराष्ट्रीय संस्था है। तो उसी तरह के संस्था में से एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि जो कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है, सौर प्लेट पर काम करता है। तो याद रखिएगा, इसी संस्था का मुख्यालय अपना भारत में है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय संस्था भारत के अंदर मुख्यालय नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। और आप लोग को बता दें इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। कहाँ में है? जिसको हम लोग गुड़गांव पहले कहते थे, पहले गुड़गांव कहते थे, गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया। वहीं पर ही अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह अजय माथुर है। कौन है? अजय माथुर। बहुत मस्त क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन बताते हैं, बस आप लोग याद रखिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका मुख्यालय 2015 में हुआ है। कब हुआ है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय स्थापना 2015 में हुआ है। मुख्यालय गुरुग्राम में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एक इंडियन ही है जिसका नाम है अजय माथुर। क्या नाम है? अजय माथुर। लेकिन वर्तमान में अजय बंगा जो अध्यक्ष है वह विश्व बैंक का अध्यक्ष है। अगर पूछे अजय बंगा किसका अध्यक्ष है, वो विश्व बैंक का अध्यक्ष है। और अजय कुमार जो है वह वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है कि मालिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस जो खोला गया किस देश में? तंजानिया में। किस देश में? तंजानिया में खोला गया है भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस। और आईआईटी और आईटीआई में बहुत बच्चा कंफ्यूज करते होंगे। तो आईआईटी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी का जब पढ़ाई की जगह तो वह टेक्नोलॉजी वाला पढ़ाई पढ़ाता है, तकनीकी पढ़ाई पढ़ाता है। वहीं जब आप आईटीआई करते हैं, जब आप आईटीआई करते हैं यानी कि आप जब ड्राइवर बनने के लिए या टेक्नीशियन बनने के लिए आईटीआई की जरूरत होती है, तो उस आईटीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी कि वो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम कर रहा है। यानी ना हम लोग कहते हैं कि चलो आईटीआई कर लेते हैं, अगर कहीं सरकारी जॉब हुआ तो सही है, नहीं तो फिर हम लोग कोई कंपनी में भी चल जाएंगे तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कर लेंगे फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से कर लेंगे, तब वो कहीं कंपनी में सेलेक्ट हो जाएंगे, 15-20 हजार मिल जाएगा। तो उसी तरह से याद रखिएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है आईटीआई का, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो होता है वो आईआईटी का होता है। और भारत के अंदर में पहला आईआईटी कॉलेज का स्थापना रुड़की में किया गया था। कहां किया गया था? रुड़की में 1847 में। 1947 ना है, यानी देश आजाद होने के पक्का 100 साल पहले आपका 1847 में पहला आईआईटी कॉलेज आईआईटी रुड़की के नाम से खोला गया था उत्तराखंड में। कहां खोला गया था? उत्तराखंड में। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और उत्तराखंड राज्य का स्थापना पक्की 2000 में किया गया था। कब किया गया था? 2000 में किया गया था। और उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? उत्तरांचल हुआ करता था। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम, विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम जिसका नाम है भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। कहां हुआ? नई दिल्ली में। यानी टैक्स का मतलब होता है या टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा उद्योग। क्या होता है? कपड़ा उद्योग। तो देखते होंगे आप लोग दुकान में लिखा रहता है फलना टेक्सटाइल, चिलना टेक्सटाइल, तो इसका मतलब वो कपड़ा का दुकान है उसमें। तो याद रखिएगा कि भारत के अंदर में जो टैक्स 2024 का आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया। और नई दिल्ली के अंदर में हाल ही में आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा टॉप किया। हरियाणा टॉप किया। और भारत के अंदर में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो 2024 में किया गया वो तमिलनाडु में किया गया। कहां किया गया? तमिलनाडु में। और 2023 का भोपाल में। 2023 का भोपाल में। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन जो किया गया किस शहर में? तो सोनपुर बिहार में। कहां किया गया? और याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आपका हरिहरनाथ का मेला, ये सोनपुर का मेला है जो कि वैशाली जिले के अंतर्गत बिहार में है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक समस्या वाला खतरा घोषित किया है? तो WHO ने। किसने किया है? WHO। कहने का मतलब है कि आप अकेलापन में मत रहिए, यानी हमेशा जो है कि एक दूसरे के संग में रहिए। यानी अगर आप अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर आप सिंगल लाइफ अभी तक जी रहे हैं, तो आप खतरे के घंटी में जा रहे हैं। इसीलिए WHO ने कहा है, हम और आप नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए जो है कि आप लोग कम से कम अभी पेयर में चलिए। अगर जिनका भी शादी ब्याह भी नहीं हुआ है तो आप भी कोशिश कीजिए कि हम भी डबल में चले, यानी डबल इंजन की सरकार बनाए, यानी सिंगल नहीं चलना है। तो कहने का मतलब है आप लोग कहीं ना कहीं जुगाड़ कर सकते हैं डबल होने के लिए। तो आप लोग अकेलेपन को दूर मत कीजिए, अकेलेपन से दूर मत रहिए,
आप लोग डबल में रहिए। तो ये WHO ने बताया है कि अकेलेपन एक खतरा का समस्या हो सकता है, याद रखिएगा। यानी खतरे का समस्या इसलिए बोला है कि जैसे मान लीजिए कि हम जो है कि अकेले रह रहे हैं, हमसे कोई जुगाड़े पानी नहीं लग रहा है, सिंगले चल रहे हैं अभी तक, तो हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग जो है कि कभी कभी जो है कि हम लोग कुछ निगेटिव सोचने लगते हैं, कोई हम कुछ कर गुजरने का कोशिश करते हैं कि हम धरती पे ही नहीं रहेंगे, हम चल बसेंगे, या फिर किसी का सेटिंग भी रहता है, अगर वो छोड़ के चल जाती है तो आप लोग सोचते हैं कि अब जो था हम अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम जो है कि हम अब फांसी लगा लेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। तो इसका मतलब आप किसी को शेयर कर सकते हैं अपनी बातों को कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तब आपका उपाय ढूंढा जाएगा। तो इसीलिए अकेलापन आप लोग मत रहिएगा। और अकेलापन को जो खतरा घोषित किया है वो WHO ने किया है। किसने किया है? अब बात करते हैं WHO का। WHO कहने का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी स्वास्थ्य के लिए जो है कि वह काम करती है पूरे विश्व में। और वर्तमान समय में जो WHO को अध्यक्ष है वह है आपका एडानम घेब्रेयेसस। एडानम घेब्रेयेसस यानी कि अकेलापन में आदमी घबरा जाता है, इसीलिए घेब्रेयेसस को अध्यक्ष बनाया है WHO का। WHO का अध्यक्ष कौन बना है? घेब्रेयेसस। और WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। और WHO में सदस्य देश की संख्या 194 है। WHO में सदस्य देश की संख्या 194 है। और UNO में सदस्य देश की संख्या 193 है। और UNO में 193वां सदस्य देश जो बना है वह आपका दक्षिणी सूडान बना है। दक्षिणी सूडान बना है और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। कहां है? जुबा। अब बात कर देते हैं हम लोग विश्व बैंक का और IMF का। तो विश्व बैंक और IMF दोनों का जो स्थापना किया गया है ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत किया गया है। और IMF का स्थापना किया गया है 1945 में, और जो है कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में। और 1944 में आप लोग को बताए हैं कि जो विश्व बैंक का स्थापना किया गया है जो है कि आपका IMF से 1 साल कम, इसीलिए इसमें एक सदस्य की संख्या कम है IMF के तुलना में। तो IMF का सदस्य देश 190 लेना है और विश्व बैंक में सदस्य देश 189 लेना है। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और IMF में जो 190 सदस्य देश है, तो 190वां सदस्य देश याद रखिएगा अंडोरा। IMF का 190वां सदस्य देश याद रखिएगा अंडोरा। और याद रखिएगा विश्व बैंक का 189वां सदस्य देश याद रखिएगा नौरू। क्या याद रखिएगा? नौरू। और वही नौरू जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि विश्व का पहला हल्दी सम्मेलन जो आयोजित किया गया है मुंबई में। कहां किया गया है? मुंबई में। और काला घोड़ा महोत्सव भी कहां होता है? मुंबई में। काला घोड़ा महोत्सव भी मुंबई में। और हल्दी सम्मेलन भी कहां हुआ है? मुंबई में। और आप लोग को बता दे 2-3 गो हल्दी जो जिसको कि GI टैग दिया गया है। तो आप लोग को सबसे पहले जब हम मुंबई में हल्दी सम्मेलन करवा रहे हैं तो मुंबई के महाराष्ट्र के अंदर में संगली हल्दी को GI टैग मिला है महाराष्ट्र में। और ईरोड हल्दी को GI टैग मिला है तमिलनाडु में। और याद रखिएगा कोंद या कंधमाल हल्दी को जो GI टैग मिला है उड़ीसा में। कंधमाल हल्दी को GI टैग मिला है उड़ीसा में। और कंधमाल यानी कोंद जनजाति भी पाया जाता है उड़ीसा में। कोंद जनजाति भी पाया जाता है उड़ीसा में। और कोंद जनजाति के द्वारा ही बिहान मेला का आयोजन किया जाता है। बिहान मेला का आयोजन उड़ीसा में कोंद जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? कोंद जनजाति के द्वारा। बहुत मस्त क्वेश्चन बताए, याद रखिएगा। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो वर्तमान समय में बन गई है वह भील बन गई है। और सबसे अधिक भील की संख्या गुजरात में है। सबसे अधिक भील की संख्या कहां है? गुजरात में है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड बन गई है। और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मीनो बन गई है। और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति संथाल बन गई है। कौन बन गई है? यानी याद रखिएगा, पहला पूछेगा तो भील मारेंगे, दूसरा पूछेगा तो गोंड मारेंगे, तीसरा पूछेगा तो मीना मारेंगे, और चौथा पूछेगा तो संथाल मारेंगे। क्या मारेंगे? और संथाल उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इजराइल के युद्ध में फंसे हुए, आप लोग को पता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा था कुछ दिन पहले, आप लोग देखे होंगे। तो इजराइल के युद्ध में फंसे हुए भारतीयों को बाहर लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन अजय। कौन चलाया गया? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस कंपनी ने डीजी कवच नाम का एक पहल शुरू किया है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? तो गूगल ने। किसने किया है? गूगल ने डीजी कवच, गूगल ने डीजी कवच, गूगल ने डीजी कवच। और कुछ दिन पहले डीजल ने एक और ऐप का शुरुआत किया था जिसका नाम है आपका एनीवेयर स्कूल। एनीवेयर स्कूल, एनी का मतलब होता है कहीं भी, कोई भी, और वेयर का मतलब होता है कहां, स्कूल का मतलब जहां पर शिक्षा दिया जाता है। यानी कि जगह अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर कोई प्रॉब्लम आता है तो वह डायरेक्ट गूगल में सर्च करता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो एनीवेयर स्कूल के रूप में गूगल को आदमी काम कर लेता है। तो इसीलिए एनीवेयर स्कूल करके पूछेगा कि किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो गूगल ने। किसने किया है? गूगल ने। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? तो बेंगलोर हवाई अड्डा। कौन हवाई अड्डा? बेंगलोर हवाई अड्डा। और भारत के अंदर में पहला जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा बना है वह कोचीन हवाई अड्डा। कौन बना है? कोचीन हवाई अड्डा, जो कि केरल के अंदर में स्थित है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और कोचीन के केरल के अंतर्गत जो है उसको मसालों की रानी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस भारतीय कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू किया है? तो रिलायंस जियो ने। किसने किया है? रिलायंस जियो ने। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन हाल ही में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया? तो याद रखिएगा आप लोग, भारत और नेपाल के बीच जो होता है सूर्य किरण। क्या होता है? सूर्य किरण जो होता है वह भारत और नेपाल के बीच होता है। वहीं इंद्र जो होता है वह भारत और रूस के बीच होता है। वहीं पर हरिमो शक्ति जो होता है भारत मलेशिया के बीच। और युद्धाभ्यास करके खाली नाम आएगा तो भारत अमेरिका। अगर युद्धाभ्यास करके आएगा सिर्फ यही नाम लिखा हुआ तो याद रखिएगा वो अमेरिका के बीच है। किसके बीच है? अमेरिका के बीच। अगर सिलिनेक्स करके आएगा SLI, अच्छा SLI श्रीलंका, क्या मारेंगे? श्रीलंका। क्या मारेंगे? श्रीलंका। यानी कि सिलिनेक्स करके आएगा तो श्रीलंका मारेंगे। क्या मारेंगे? श्रीलंका। सिलिनेक्स संयुक्त अभ्यास जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच है। और अगला क्वेश्चन अगर आए कि नोमैडिक एलिफेंट किसके किसके बीच है? तो भारत मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, क्योंकि नोमैडिक में मो आ रहा है, मंगोलिया में भी मो आ रहा है। अगर क्वेश्चन पूछे खंजर संयुक्त सेनाभ्यास तो खंजर मारने के बाद कड़कड़ की आवाज आती है, यानी किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 में। कब तक भेजेगा? 2040 में भेजेगा। कब तक भेजेगा? 2040 में भेजेगा। और जब हम चंद्रमा का बात करते हैं तो चंद्रमा का अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा पर आप लोग को पता है चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड, ये तीनों भेज चुका है भारत ने। चंद्रयान थर्ड जो भेजा था 2008 में भेजा था, 22 अक्टूबर के दिन भेजा था। और उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वो माधवन थे। कौन थे? माधवन थे। और याद रखिएगा 2019 के अंदर में जो जब दूसरा भेजा गया तो उस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे वो के सिवन थे। और याद रखिएगा वो जो भेजा था जिस तारीख को वह डेट था 22 जुलाई। क्या डेट था? 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं कि चंद्रयान थर्ड को कब भेजा गया था, तो चंद्रयान थर्ड को जो भेजा गया था 2023 के अंदर में 14 जुलाई के दिन। किस दिन? तो याद रखिएगा पहला 22 अक्टूबर और दूसरा 22 जुलाई और तीसरा 22 का सिस्टम खत्म हो जाता है, सीधे 14 पे आ जाना है, यानी 14 जुलाई। कब याद रखना है? 14 जुलाई। और वह जो पहुंचा था 23 अगस्त को। कब पहुंचा था? 23 अगस्त को। इसीलिए भारत ने जो है कि 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में या स्पेस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया। आगे बढ़ते हैं। और चंद्रयान थर्ड जो भेजा गया है वह LVM थर्ड M4 से भेजा गया है। LVM अब 3 अब फिर M के बाद 4, यानी LVM थर्ड M4। याद रखिएगा पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि
किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जिसकी स्पीड 1200 जीबी प्रति सेकंड है? तो चाइना ने। किसने लॉन्च किया? चाइना ने सबसे तेज गति का इंटरनेट लॉन्च किया। 1200 जीबी प्रति सेकंड चलेगा, समझ सकते हैं, 1200 जीबी प्रति सेकंड। और आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में अभी 5G चल रहा है, और आप लोग को पता है कि 5G को जो लॉन्च करने वाला पहला देश बना था वो कोरिया बना था। कौन बना था? कोरिया बना था। अगर हम बात करते हैं 5G, 4G, 6G, तो क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि 5G, 6G जो हम लोग बार बार बोलते हैं उसमें G का मतलब क्या होता है? तो G का मतलब जनरेशन होता है। क्या होता है? जनरेशन होता है, यानी पीढ़ी होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग जो है कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन भी पूछता है, क्योंकि आप लोग जो है कि पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। आप लोग अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास कीजिए, तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहां से आता है, कौन सा टॉपिक से आता है, तब आपको अनुभव चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में 54वां टाइगर रिजर्व के रूप में कौन से अभ्यारण्य को, यह टाइगर को घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, और यह 54वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, तो भारत के अंदर में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वह नागार्जुन श्रीशैलम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के तट पर है। और आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में अगर हम देखते हैं कि टाइगर स्टेट के नाम से किसे जानते हैं, तो मध्य प्रदेश को जानते हैं। और भारत के अंदर में जो बाघ की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है वह भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन अगर पर्सनल एक अभ्यारण्य को हम देखते हैं तो सबसे अधिक जो आपका बाघ है वह आपका जो पाया जाता है वह उत्तराखंड के अंदर में जिम कार्बेट अभ्यारण्य में पाया जाता है सबसे अधिक बाघ। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत का राष्ट्रीय पशु भी क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? 128 साल बाद। 128 साल बाद लॉन्च करेगा, और इसको जो शामिल कर रहा है 2028 के ओलंपिक में। कब शामिल कर रहा है? 2028 में, यानी 128 साल बाद शामिल कर रहा है, और 2028 में इसको शामिल करेगा। तो यहां से एक स्ट्रेटेजी क्या बना सकते हैं, और एग्जाम का पूछ लिया गया भी क्वेश्चन है कि पहली बार किस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया था? तो 1900, पक्का पक्की याद रखेगा, पक्का पक्की 1900 ईस्वी में। कब शामिल किया गया था? 1900 में शामिल किया गया था, लेकिन फिर से इसको बंद कर दिया गया, और पुनः 2028 में इसको हम ओलंपिक में शामिल करवाएंगे। तो इसका मतलब 128 साल हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखिएगा 1900 में शामिल किया गया था, और 128 साल के बाद दोबारा इसको 2028 में शामिल हम लोग करेंगे। और 2028 का जो ओलंपिक खेल होने वाला है वह लॉस एंजिल्स में। कहां होने वाला है? लॉस एंजिल्स अमेरिका का एक शहर है, वहीं पर शामिल होगा। और 2016 का जो आप लोग को 16 से कवर करवा देते हैं, 2016 का जो ओलंपिक खेल हुआ था वह रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ब्राजील में है। और 16/4/20 में जो होने वाला था वो टोक्यो में होने वाला था, लेकिन जो है कि 20 में ट्रांसफर करके 21 में हुआ, और 21 में हो गया टोक्यो में। और उसके बाद 24 में जो होने वाला है इसी वर्ष वो पेरिस में होने वाला है। और 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा वह लॉस एंजिल्स में होगा। और 28/4/32 बॉसे ब्रिस्बेन, बॉसे ब्रिस्बेन, और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ में है? ऑस्ट्रेलिया में। आज का लास्ट सवाल आप लोग करंट अफेयर्स का बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? एंजिलो मैथ्यूज। कौन बने हैं? एंजिलो मैथ्यूज बने हैं। आप लोग क्वेश्चन याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग साइंस पे। तो साइंस को हम लोग फटाफट खींचने का प्रयास करेंगे, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को साइंस के अंदर पहला सवाल बताना है, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? ब्लूटूथ के आविष्कार कौन है? तो याद रखिएगा, आप लोग को हम जुगाड़ देते हैं, हम लोग जो ब्लूटूथ लेते हैं वो गले में इसे टांग के हम लोग रखते हैं, यानी कि हर्ट के पास हम उसको रखते हैं। तो याद रखिएगा ब्लूटूथ के आविष्कारक जो है वो हटसन है, यानी हर्ट के पास रखते हैं, यानी हटसन है। और ब्लूटूथ का आविष्कार लगभग 1996 में हुआ था। कब हुआ था? 1996 में हुआ था। और इससे एक साल पहले 1995 में जो हुआ था इंटरनेट का शुरुआत। भारत में इंटरनेट सेवा का शुरुआत 1995 से हुआ है। और आप लोग को पता
बता दे कि भारत के अंदर में स्पीड पोस्ट सेवा का शुरुआत 1986 से हुआ है और भारत में पिन कोड सेवा का शुरुआत 1972 से हुआ है और भारत के अंदर में मनी ऑर्डर प्रणाली का शुरुआत 1880 से हुआ है और भारत के अंदर में डाक सेवा का शुरुआत 1854 से हुआ है। यानी जिस वर्ष भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ था उसके जस्ट एक साल के बाद भारत में जो है कि आपका किसका शुरुआत हुआ, डाकघर का। किसका शुरुआत? और आप लोग को पता है 1848 से लेके 1856 तक जो कार्यकाल रहा है वो डलहौजी का कार्यकाल रहा है। इसीलिए याद रखिएगा, डाक सेवा पूछे या तार सेवा पूछे या रेल सेवा पूछे, ये तीनों का तीनों डलहौजी के काल में। किसके काल में? और डलहौजी के काल का एक प्रसिद्ध सिद्धांत आप लोग को पता होगा, राज्य हड़प नीति। क्या होगा? राज्य हड़प नीति। और राज्य हड़प नीति के तहत इन्होंने सबसे पहले जो हड़पा था वो सतारा को हड़पा था। किसको हड़पा था? सतारा को 1848 में हड़पा था और लास्ट में चलकर इन्होंने 1856 में जब इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था तो वह कुशासन का आरोप लगा के अवध को हड़पने का काम किया था। चलिए हम लोग साइंस पे आते हैं, हम लोग स्टैटिक पे भी आते हैं, तो इसलिए याद आ जाता है तो आप लोग को जो है कि हम बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में यह बात फिट हो जाए और आगे एग्जाम में भी आ जाए। तो अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में बना दीजिएगा तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है इंडिया में नहीं, मतलब हम लोग के आम जीवन में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वसा उत्तक होता है एक प्रकार का क्या? तो वसा जो होता है एक प्रकार का हमारे शरीर में चर्बी युक्त पदार्थ होता है। क्या होता है? चर्बी युक्त पदार्थ होता है। यह क्वेश्चन आपके एनटीपीसी परीक्षा में पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि भैया वसा जो होता है वह क्या होता है? तो वसा एक प्रकार का हमारे शरीर में जो है कि आपका चर्बी युक्त पदार्थ होता है और वसा की मात्रा अधिक होने पर हमारे शरीर में हार्ट अटैक का भी संभावना आ सकता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जिसके शरीर में सबसे अधिक मात्रा में वसा आ जाता है तो वसा जो है कि अंदर से जो है कि ऊष्मा को बाहर नहीं आने देता है, तो अंदर में ही गर्म जो है कि पूरा विस्फोट होने का संभावना रहता है और जिसे हम लोग जो कहते हैं वह जो है कि हार्ट अटैक के रूप में जानते हैं। और आप लोग को पता होगा कि जब हमारे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ती है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ती है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है आप लोग को बता दे हमारे शरीर में, आप लोग को बता दे कि हमारे शरीर में जब वसा की मात्रा बढ़ती है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। और आप लोग को पता है कि जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में जब नॉर्मल रहती है, नॉर्मल जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तो अधिक होने पर हार्ट अटैक आ सकता है। अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में नॉर्मल है तो वह सही रूप में काम करेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का मात्रा नॉर्मल जब रहेगा जब तभी जो है कि जब सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ती है तो वह उसी कोलेस्ट्रॉल से अभिक्रिया करके हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण करने का काम करती है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और हमारे शरीर में सबसे पहले बनने वाला विटामिन भी विटामिन डी है। और विटामिन डी का जो खोज किया था वो किसने किया था? तो विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। और विटामिन सी का खोज होलकट ने किया था। विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। बी का खोज भी मैकुलन ने किया था। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बता दे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन और ऑर्गन में कौन सा अक्र गैस है? ऑर्गन। कौन सा अक्र गैस है? ऑर्गन। और आप लोग को बता दे अक्र गैस यानी इंटीजर गैस, अक्र गैस का खोज रेंजे एवं रेले के द्वारा किया गया था। और अक्र गैस में से सबसे भारी अक्र गैस रेडॉन होता है, जो कि हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला अक्र गैस है वह आपका कौन है? ऑर्गन है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्र गैस ऑर्गन है। और ऑर्गन जो पाया जाता है हमारे वायुमंडल में 0.93%, 0.93% आपका ऑर्गन पाया जाता है। और कौन नहीं पाया जाता है? रेडॉन। कौन नहीं पाया जाता है? रेडॉन। और आप लोग को बता दे कि एकमात्र अक्र गैस आपका हीलियम है। एकमात्र अक्र गैस आपका हीलियम है, जिसका खोज लोकेयर ने किया है। किसने किया? लोकेयर ने किया है। और सभी प्रकार के अक्र गैस का खोज रेमजे एवं रेले ने किया है। और स्पेशली हीलियम का खोज लोकेयर ने किया है। किसने किया? और हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। कितना होता है?
2 होता है। और हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया है। किसने किया है? कैवेंडिश ने किया है। और हाइड्रोजन के अंतर्गत या हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 0, न्यूट्रॉन की संख्या 0, प्रोटॉन की संख्या 1। इसीलिए प्रोटॉन की संख्या जो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, इसीलिए 1 + 0 करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसीलिए हाइड्रोजन में आपका जो रहता है आपका द्रव्यमान संख्या कितना? 1। यानी हाइड्रोजन में आपका परमाणु संख्या 1, प्रोटॉन संख्या 1, न्यूट्रॉन संख्या 0 और द्रव्यमान संख्या 1। कितना होता है? 1। तो ये सब क्वेश्चन याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उस अक्र गैस का नाम बताइए जो कि जिसे कि हम लोग स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। स्ट्रेंजर गैस का हिंदी नाम होता है अजनबी गैस। अजनबी गैस। तो याद रखिएगा कि स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस के नाम से हम लोग जीनोन को जानते हैं। किसको जानते हैं? जीनोन को। और जीनोन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह होता है XE। XE होता है जीनोन। XE होता है जीनोन। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन? हाँ, कंफ्यूजन बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलत नहीं बोल रहे हैं? गलत नहीं बोल रहे हैं? ऐसे क्या कंफ्यूजन है क्या? बताइए कोई गलत है तो। हाँ, तो आप लोग को भी कुछ कंफ्यूजन हो सकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे सर जी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा अभी शुरुआत में भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जो है कि ज्यादा मटेरियल ले पा रहे हैं माइंड पे, इसलिए थोड़ा सा दिमाग इधर उधर भाग जाता है। बस आप लोग जो है कि लगातार बन के रहिएगा, कंफ्यूजन नहीं आएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करवाता है? तो डेंड्राइट्स। क्या करवाता है? आप लोग को बात करते हैं अब न्यूरॉन का। तो आप लोग को बता दें हमारे मस्तिष्क में नर्वस सिस्टम के रूप में तंत्रिका तंत्र काम करती है और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। और आप लोग को पता है कि न्यूरॉन यानी कि न्यूरॉन का जो अध्ययन करते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन करते हैं और न्यूरोलॉजी में, किसमें करते हैं? न्यूरोलॉजी में करते हैं। वही नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत गुर्दा का अध्ययन करते हैं। और आप लोग को पता है कि गुर्दा का जो इकाई होता है वह नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। और आप लोग को बता दें यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। और वही खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी, खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। कान का अध्ययन ओडोलॉजी कहलाता है। नाक का अध्ययन राइनोलॉजी कहलाता है। और दांत का डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। और आंख का डॉक्टर जो कहलाता है दांत का डॉक्टर ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का डॉक्टर ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और आंख का डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। और आप लोग को बता दें हमारे शरीर के हृदय की जांच जो की जाती है ECG के तहत, और मस्तिष्क का जांच की जाती है आपका EEG के तहत, और EOG के तहत आंख का, और आप लोग को पता है EMG के तहत मांस का, EMG के तहत मांस का। और हमारे शरीर में जो मांस की गणना या मांसपेशी की जो गणना की जाती है वह BMI में किया जाता है। किसमें किया जाता है? BMI कहने का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। यह क्वेश्चन NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो 80 kg। कितना होगा? 80 kg। द्रव्यमान किसी भी जगह चेंज नहीं होता है, भार चेंज होता है। क्या चेंज होता है? भार। और द्रव्यमान जो है वह अदिश राशि है और भार जो है वह सदिश राशि है। भार यानी वेट, भार यानी वेट। और वेट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं W। और W बराबर सूत्र होता है mg। W बराबर सूत्र होता है mg। mg करने का मतलब मास गुना त्वरण, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। ये सब क्वेश्चन याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक क्या होता है? मोल। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक मोल होता है। और आप लोग को पता है कि हमारे पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ जो पाया जाता है वह हीरा। क्या पाया जाता है? हीरा। और हीरा जो चमकता है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और भारत में हीरे की खान जो सबसे बड़ी है वह पन्ना। कौन सी खान है? भारत के मध्य प्रदेश के अंदर में पन्ना की खान हीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आप लोग को बता दें कि हीरा को काटने के लिए या अनुसंधान करने के लिए प्रसिद्ध शहर है वो सूरत। कौन है? सूरत। इसीलिए हीरा अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो सूरत मारेंगे। क्या मारेंगे?
सूरत मानेंगे तो याद रखिएगा हीरा काटने के लिए या हीरा अनुसंधान संस्थान सूरत में है, लेकिन वो खान जो प्रसिद्ध है वो पन्ना। कौन सा है? पन्ना है। कौन सा है? पन्ना। कौन सा है? पन्ना। लेकिन तांबा उत्पादन के लिए कौन है? खेतड़ी। तांबा उत्पादन के लिए खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर में सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खान कोलार। कौन सा है? कोलार। कोलार कर्नाटक में है। कोलार कहाँ है? और कर्नाटक में एक और खान है सोना के लिए, हट्टी की खान। कौन सी खान? हट्टी की खान। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि कवक और शैवाल के बीच, कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन। क्या कहलाता है? और लाइकेन का जो खोज किया था वो थियोफ्रेस्टस ने किया था, इसीलिए लाइकेन विज्ञान के पिता के रूप में थियोफ्रेस्टस को जानते हैं। यह वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में थियोफ्रेस्टस को जानते हैं। और लाइकेन का जो कहलाता है अध्ययन हुआ लाइकेनोलॉजी में, लाइकेनोलॉजी में कहलाता है। और लाइकेन जो है एक प्रकार का प्रदूषण संकेतक है, वायु प्रदूषण संकेतक के रूप में लाइकेन को जानते हैं। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। और सजीव और निर्जीव के बीच का जो सहजीवी संबंध कहलाता है वह क्या कहलाता है? वह विषाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी सजीव और निर्जीव के बीच का मुख्य कड़ी आपका विषाणु कहलाता है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और विषाणु का खोज इवानोविस्की ने किया था 1892 में, और जीवाणु का खोज 1683 में जो किया था एरेनबर्ग ने। किसने किया था? एरेनबर्ग ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो ये सब क्वेश्चन याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, रेशम कीट के पालन का अध्ययन सेरीकल्चर। रेशम कीट के पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कराता है। और मधुमक्खी के पालन का अध्ययन एपीकल्चर कराता है। और मछली के पालन कहलाता है आपका पिसीकल्चर। क्या कहलाता है? यानी मछली को हम लोग पीस के रूप में खाते हैं। किस रूप में खाते हैं? पीस के रूप में। और कोई आदमी मछली नहीं खाता है, मछली नहीं खाता है। वो जो है कि चिकन खाएगा, मटन खाएगा, लेकिन मछली नहीं खाता। ऐसा भी हम आदमी देखे हैं। तो याद रखिएगा कि आखिर वो नहीं खा रहा है, इसका मतलब उसको आँखो लग रहा है। क्या लग रहा है? आँखो। हम लोग अपने बिहार के भाषा में बोलते हैं जो चीज हमको अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो हम लोग बोलते हैं कि वो आँखो लगता है, हमको खाने में आँखो, मतलब सही नहीं लगता है। तो याद रखिएगा मछली का जो अध्ययन करते हैं इक्थियोलॉजी, मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी, लेकिन मछली का उत्पादन पिसीकल्चर में करते हैं। और आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में सबसे अधिक खाने के लिए उत्पादित किया जाने वाला मछली रेहू है। कौन सा है? रेहू है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि आपका जो है कि ये रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर, मधुमक्खी एपीकल्चर, मछली पिसीकल्चर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तिलहन का उत्पादन क्या कहलाता है, तो तिलहन का उत्पादन क्या कहलाता है? मतलब या फिर कौन सी क्रांति है? तो तिलहन के उत्पादन में पीली क्रांति। कौन सी क्रांति? अंडा उत्पादन से रजत, अंडा उत्पादन से रजत, अंडा उत्पादन से रजत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मसाला उत्पादन से, तो मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति। कौन सी क्रांति है? बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जो है कि चमड़ा उत्पादन से कौन सी क्रांति है, तो चमड़ा उत्पादन से खाकी क्रांति। कौन सी क्रांति? खाकी क्रांति। और टमाटर और मांस से है लाल क्रांति। टमाटर और मांस से है लाल क्रांति। अगर पूछे गोल क्रांति, तो गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति आलू। और आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। कहाँ में है? शिमला में। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बॉयल का नियम। कौन सा नियम? आपको एक दिन हम जुगाड़ दिए थे, नियत ताप। पहले क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है नियत ताप, और ताप यानी टेम्परेचर। ताप पे ही हम लोग अंडा को बॉयल करते हैं। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन मिले शुरू में कि नियत ताप पर, तो नियत ताप पर अगर मिले तो इसका समझना है आपको अंडा को तुरंत जाना, क्योंकि ताप से हम लोग अंडा को बॉयल करते हैं। इसलिए नियत ताप शुरू में लिखा हुआ मिले तो हम लोग तुरंत बॉयल के नियम पे जाएंगे। वहीं शुरू में अगर नियत दाब मिल जाए तो हम लोग जाएंगे चार्ल्स का नियम। कौन सा नियम? यानी एक याद रखिएगा आपका कम बन जाएगा। यानी नियत ताप पूछेगा तो बॉयल घुस जाएंगे, और जब ये दोनों इधर सेटिंग हो गया तो ऑलरेडी एक आदमी एक जो है कि अलग अलग सेटिंग कर लेगा। तो ये सब चीज याद रखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा लंबा ऐसा परिभाषा आएगा और दोनों मिक्स करके आएगा, तो आप लोग आराम से एवोगाड्रो का नियम लगाइएगा। कौन सा नियम? और एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है
है 6.022 गुना 10 टू द पावर 23। एक बार फिर से, एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10 टू द पावर 23। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर शब्दावली HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक और फुल फॉर्म होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक और फुल फॉर्म होता है CPU, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसी CPU को जो है कि कंप्यूटर के जो है कि मस्तिष्क के रूप में जानते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में CPU को जानते हैं, और कंप्यूटर के याददाश्त के रूप में हम लोग रैम को जानते हैं। किसको जानते हैं? रैम को जानते हैं। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसी तरह से एक होता है रोम, यानी ROM, रोम, वो होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। उसी में एक और फुल फॉर्म होता है ALU, ALU। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हो गया ALU का फुल फॉर्म। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पित्त रस हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? तो पित्त अंग जो स्रावित होता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? कंफ्यूज कर रहे हैं। पित्त रस जो स्रावित होता है यकृत के द्वारा, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। जमा किसमें होता है? पित्ताशय में। और पित्त रस का pH मान 7.7। और पित्त रस, या फिर सीधा अगर पूछिए कि विलियन का pH मान जब 7 से कम होता है उसको अम्ल कहते हैं, 7 के बराबर होता है उसको उदासीन कहते हैं, और 7 से अधिक होता है तो उसको क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं? और pH स्केल जो मापने वाला स्केल होता है, इसका जो खोज किया था वो सोरेनसन ने। किसने किया? बहुत मस्त क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि pH स्केल का खोज किसने किया था? तो pH स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था 1909 में। कब किया था? 1909 में। और आप लोग को बता दे कि pH स्केल जो होता है वो हम लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थ में मापते हैं, जैसे कि फिर रंगू, जैसे कि आपका फिनोल्फेथिन हो गया, उसका लिटमस हो गया, तो उसके बाद फिर आपका क्या हो गया? उसके बाद फिर आपका हल्दी हो गया। तो ये सब चीज में हम मापने का काम करते हैं, यानी कि ये एक प्रकार के सूचक के रूप में काम करते हैं। यानी मिथाइल ऑरेंज भी एक प्रकार का हो गया। आगे बढ़ते हैं। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो 2.2। 2 रुपया में 2 नींबू, 2 रुपया में 2 नींबू, यानी 2.2। और नींबू में सिट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल होता है। और नींबू में गुणसूत्र की संख्या होता है 1836। कितना होता है? 1836। और मच्छर में कितना होता है? 6। मच्छर में कितना होता है? 6। और घरेलू मक्खी में 12। घरेलू मक्खी में 12। कबूतर में 80। कबूतर में 80। और घोड़ा में कितना होता है? 64। घोड़ा में 64। अगर हम देखते हैं कुत्ता में कितना? 78। कुत्ता में कितना? 78। अगर हम देखते हैं आपका तंबाकू में 48। तंबाकू में 48। अगर हम देखते हैं आपका जो है कि बंदर में 42। बंदर में 42। बंदर में 42। गेहूं में भी 42। गेहूं में भी 42। अगर हम देखते हैं कि चूहा से 40। चूहा से 40। और चूहा से 2 स्टेप पीछे रहता है बिल्ली। चूहा से 2 स्टेप पीछे रहता है बिल्ली, यानी 38। कितना? 38। यानी याद रखिएगा, चूहा से 40 और उसमें से 2 स्टेप पीछे कर लीजिएगा तो बिल्ली उसको अटैक करती है, चूहा को 2 स्टेप पीछे से, 2 स्टेप पीछे से। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य का चमकीला सतह फोटोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। और आप लोग को बता दे सूर्य जो है कि वह सौरमंडल का मुखिया कहलाता है। और आप लोग को बता दे कि सूर्य जो होता है उसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के ग्रह और वो जो है कि चक्कर लगाते हैं, और सभी ग्रह के चारों ओर उसके उपग्रह चक्कर लगाते हैं। और 2 ऐसे उपग्रह है आपके बुध और शुक्र, जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। और हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा।
और चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से, और चंद्रमा पर आपका जो है कि शांति सागर स्थित है, जिसे हम लोग सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जानते हैं। चंद्रमा को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पौधों में तने और जड़ों का आकार किस उत्तक के कारण बढ़ता है? तो याद रखिएगा शीर्षस्थ उत्तक। कौन सा उत्तक? आप लोग समझिएगा, जैसे एक पेड़ पौधा इस तरह से धीरे धीरे ऊपर की ओर भागता है, यानी कि हम लोग पौधे के सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं शीर्ष भाग। क्या कहते हैं? या फिर कोई भी चीज का सबसे ऊपर वाला भाग शीर्ष भाग कहलाता है। जैसे आप लोग मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस बनाते हैं तो उसमें से क्वेश्चन कहता है कि एक पौधा का शीर्ष भाग ऊपर से टूटकर 10 सेंटीमीटर से नीचे झुक गया, तो इसका मतलब शीर्ष भाग मतलब ये वाला चीज, यानी यह से कच्छ से नीचे गिर गया। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि शीर्ष भाग यानी ऊपर की ओर भागने के लिए पौधे में किस उत्तक की आवश्यकता होती है? तो शीर्षस्थ उत्तक। कौन सी उत्तक? यानी ऊपर की ओर भागते रहेगा, यानी शीर्ष की ओर, यानी शीर्षस्थ उत्तक का आवश्यकता होती है। और बौने पौधे को लंबे करने के लिए कौन सा हार्मोन? तो जिबरेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? और फौ से फूल खिलाने के लिए फौ से फ्लोरिजेंस, फौ से फूल, फौ से फ्लोरिजेंस, और बौने पौधे को लंबे करने के लिए जिब्रेलिन। और आप लोग को बता दे, सूर्य की पौधे जो झुकी हुई होती है आपके सूर्य की ओर, पौधे की जो पत्तियां झुकी होती है सूर्य की ओर, वह ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। किसके कारण? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। और याद रखिएगा पौधे में जो कोशिका का विभाजन होता है वह साइटोकाइनिन। किसके कारण? साइटोकाइनिन के कारण जो है कि आपका जो है कि पौधे जो है कि कोशिका विभाजन के रूप में हिस्सा लेते हैं। और आप लोग को बता दे कि एकमात्र आपका हार्मोन, पादप हार्मोन जो कि गैस रूप में पाया जाता है एथिलीन। कौन सा? एथिलीन नाम का पादप हार्मोन जो है वह एकमात्र गैस रूप में पाया जाता है। और वही एथिलीन हार्मोन जो है कि आपका पेड़ पौधे में फल को पकाने का काम करती है। लेकिन कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। और एसिटिलीन गैस को जो हम लोग बनाते हैं वह जो है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराने से हम लोग को एसिटिलीन गैस मिलती है। और एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया करने से मीथेन गैस बनती है। कौन गैस? मीथेन। और मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, गुर्दे में निर्मित, गुर्दे यानी किडनी, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासाउंड का। और आप लोग को पता है कि पेट में जो पथरी बनती है वह किसकी बनी होती है? तो वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बनी होती है। और आप लोग को बता दे कि अंडे का जो बाहरी आवरण बना होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अंडे में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा उजले वाले भाग में या सफेद भाग में पाई जाती है। और याद रखिएगा अंडा से संबंधित क्रांति रजत क्रांति। कौन सी क्रांति? रजत क्रांति। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? अपकेंद्र विधि का। एक होता है अपकेंद्र विधि, एक होता है अभिकेंद्र बल, यानी एक होता है अपकेंद्र बल, एक होता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र नाम से ही पकड़िएगा, अभिकेंद्र यानी कि केंद्र की ओर, यानी इस तरह से हम लोग घूम रहे हैं। एक है अपकेंद्र, एक है अभिकेंद्र। अभिकेंद्र का मतलब है वो केंद्र की ओर जो झुक के घूमेगा। एक वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु काम कर रही है तो वह अभिकेंद्र बल को लगा के काम करेगी। और आप लोग को बता दें कि उसके अलावा जो बाहरी रूप में लगाता है वह आपका अपकेंद्र बल का प्रयोग करता है। और अपकेंद्र बल पर आप लोग सबसे बेस्ट उदाहरण याद रखिएगा कि कपड़ा धोने वाले जो मशीन है वो अपकेंद्र बल पर। और साथ ही साथ जो अभी आपको बताए क्रीम से जो दूध से जो मक्खन या क्रीम को जो अलग करते हैं वो अभी अपकेंद्र विधि के द्वारा पूरा जो है कि उसको जो है कि बॉइलिंग करके हम लोग निकालते हैं। अगर हम बात करते हैं मौत का कुआं, क्या बात करते हैं? तो देखते होंगे मौत का कुआं जो है कि वो सेंटर की ओर हमेशा झुका हुआ रहता है और उस पे जो है कि गाड़ी आराम से चल जाती है, तो वह अभिकेंद्र बल का प्रयोग करती है। आप लोग देखते होंगे एक और चीज, जैसे कि आप बचपन में साइकिल चलाते होंगे, पूरा एकदम जो है कि वृत्ताकार रूप में चलाते होंगे, पूरा झुका के, तो हम गिरते नहीं, पूरा ऐसे करके हम चला देते हैं। तो इसका मतलब आप इसलिए नहीं गिर रहे थे कि वहां पर अभिकेंद्र बल लग रहा था। कौन सा बल? अभिकेंद्र बल। तो ये सब क्वेश्चन याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अंगोरा
अल्पाइन, अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन किसका उदाहरण है? बकरी का नस्ल का। किसका उदाहरण है? बकरी का नस्ल का। और आप लोग को पता है कि आपका जानवर में सबसे गर्म खून जो रहता है वो बकरी का। किसका रहता है? बकरी का रहता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कितना डिग्री रहता है? तो याद रखिएगा कितना? 39.9 या फिर 40 के अप्रोक्स रहता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और आप लोग को पता है कि एक बकरी का नस्ल जो सबसे अधिक जो है कि दूध देती है तो वह जमुनापरी बकरी है। कौन सी बकरी है? जमुनापरी बकरी जो है वह सबसे अधिक दूध देने का काम करती है। और आप लोग को पता है भेड़ की एक किस्म है जिसका नाम है क्या? रेंडियर। क्या नाम है? रेंडियर नाम की भेड़ की जो किस्म है उसके दूध में सबसे अधिक वसा की मात्रा रहती है। सबसे अधिक वसा की मात्रा जो है कि रेंडियर नाम के भेड़ में रहती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव कोशिकाओं के न्यूक्लिक में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। कितना जोड़ी? 23 जोड़ी यानी 46 पीस। 23 जोड़ी यानी आप लोग को बता दे, मानव में जो है कि जो गुणसूत्र का निर्माण होता है या जाइगोट का जो निर्माण होता है आपका पुरुष और महिला के जो है कि जब निषेचन करते हैं तो वह निषेचन के तहत युग्मनज का निर्माण होता है यानी जाइगोट का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा दोनों में 22 गुणसूत्र रहता है। महिला ने 22 प्लस एक्स के रूप में आगे देगा और पुरुष ने 22 प्लस वाई के रूप में देगा। तब दोनों मिलकर 22 44 होगा। एगो एक्स एगो वाई यानी 44 दो कितना होगा? 46। यानी याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि कुल 46 होते हैं अर्थात जो है कि 23 जोड़ी के रूप में रहते हैं। और पुरुष जो देते हैं वो 22 प्लस वाई देते हैं और महिला जो देती है वो 22 प्लस एक्स देती है। और पुरुष के जो जनन हार्मोन का नाम है वो क्या है? तो पुरुष के जो जनन हार्मोन का नाम है वो टेस्टोस्टेरोन है। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन है। वही महिला के जो जनन हार्मोन का नाम है वो एस्ट्रोजन है। क्या नाम है? एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। ये दोनों है महिला का। लेकिन एस्ट्रोजन जो है वह एक प्रकार के सेक्स हार्मोन के रूप में काम करती है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है। आप लोग लास्ट सवाल बताइएगा कि द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सापेक्ष घनत्व यानी आपेक्ष घनत्व। आपेक्ष घनत्व यानी आपेक्षिक घनत्व यानी हाइड्रोमीटर। क्या करते हैं? हाइड्रोमीटर। और आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। और हमारे हम बार बार बोलते हैं कि हमारे शरीर में गला है तभी हम लोग आवाज निकाल पा रहे हैं। तो याद रखिएगा गला को हम लोग एडम एप्पल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एडम एप्पल के नाम से जानते हैं। या फिर थायराइड ग्रंथि को भी हम लोग एडम एप्पल कह सकते हैं। और याद रखिएगा हमारे शरीर के जो एक अंग है गला के पास थायराइड ग्रंथि में वो जो है कि लैरिक्स के नाम से उसको जानते हैं और उसी को वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं यानी स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि हमारे शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी छात्र हमारे वीडियो को अभी भी जो है कि आधार के रूप में देखते हैं या थोड़ा बहुत चला कर छोड़ देते हैं तो आप लोग को अभी भी हमें जो है कि आपको हिदायत दे देते हैं कि आप जो है कि पूरा से पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा क्वेश्चन जो है कि इसी चैनल से रहने वाला है। नहीं तो आप देख लीजिएगा। चलिए तो अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। आज के सेशन को हम यही समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।